एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज बुक का नाम है। स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। जैसे कि मैंने पहले भी बताया 11th में भी हमने करा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट क्या था वो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। बिल्कुल ही अलग दुनिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। फॉर्मेट से ज्यादा तो मीनिंग समझाने में टाइम जाएगा, बट मीनिंग समझ आएगा तो ही पूरे साल यूज भी कर पाओगे उनको, और सिर्फ इसी साल नहीं, जिंदगी में भी कभी यूज कर पाओगे अगर मीनिंग पता होगा तो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टर्म मीनिंग सेम है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप की हो चाहे वो पार्टनरशिप की हो। दो पार्ट्स में होता है, एक होता है इनकम स्टेटमेंट, एक होती है पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट टेल्स अस अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द business entity. Position statement tells us about the financial position of the business entity. बट यहाँ पे कंटेंट्स अलग है। सर अलग क्यों है? इतनी सिंपल सी लाइफ थी 11th में, एक तो हमने इतनी मेहनत करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखा, और अब आप कह रहे हो कि इनका फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। ये तो अन्याय है। अलग इसलिए कंपनीज में जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा होती है बाहर वालों की। सोल प्रोप्राइटरशिप तो ओनर खुद ही है ना। पार्टनरशिप में पार्टनर्स हैं, बट बाहर वाले पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते उसमें। शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल इन अ पार्टनरशिप। कंपनीज में शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, पब्लिक मनी इज इन्वेस्टेड, तो जो उसकी प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत डिटेल्ड होती है। कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है, पूरा एक लॉ एक्ट, पूरी एक लॉ है। कंपनीज पार्टनरशिप एक्ट भी है, बट वो लिबरल है, इतनी स्ट्रिंजेंट नहीं है एज कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब्स द फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। तो पहली चीज आपको क्या याद रहनी चाहिए? कंपनीज एक्ट का ईयर 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। किसमें? शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल 3 पार्ट 1 इज द बैलेंस शीट। शेड्यूल 3 पार्ट 2 इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये सब याद होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे, और जब हम लिख भी रहे हैं तो बैलेंस शीट के ऊपर हेडिंग ही होती है क्या? बैलेंस शीट एज एट दिस, नीचे ब्रैकेट्स में एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। Financial statements are prepared following the accounting principles, practices, accounting standards. Section 129 of the Companies Act prescribes that the balance sheet and profit and loss account, कंपनीज के केस में उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर प्रिपेयर्ड। कंपनीज एक्ट का ईयर क्या है? 2013। दे आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। A set of financial statements as per section 2 subsection 40 of the Companies Act includes, कह रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप में क्या क्या इंक्लूडेड था? सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कलेक्टिवली कंबाइंड भी बनाया जा सकता है, अलग अलग भी बनाया जा सकता है, दोनों इनकम स्टेटमेंट का ही पार्ट। कंपनीज में इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंटेंट्स क्या क्या है? पहला, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट। मीनिंग चेंज नहीं होता, प्रेजेंटेशन फॉर्मेट डिफरेंट है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। पहले टर्म आ गया इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी ऑल्सो नोन एज owners funds. Equity is also known as owners funds. Equity is also known as shareholders funds. कंपनी के ओनर्स को क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर।
प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप में पार्टनर्स, कंपनी के ओनर्स को क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल अलग चीज है, इक्विटी एक हेड है। इक्विटी शेयर कैपिटल एक आइटम है कि आपने इक्विटी शेयर्स इशू करे हुए, दैट इज एन आइटम, अकाउंटिंग हेड है। बट इक्विटी एक मेजर हेड है जिसके अंदर बहुत सारे आइटम्स आते हैं, बहुत सारे अकाउंटिंग हेड्स। अकाउंटिंग हेड इज एन आइटम, जैसे फर्नीचर इज एन अकाउंटिंग हेड, इट इज नॉट अ मेजर हेड। मेजर हेड का मतलब होता है कि उसके अंदर कैटेगरीज आएंगी, तो इक्विटी इज अ मेजर हेड। बात समझ आई? इट इज नॉट एन अकाउंटिंग आइटम। इक्विटी शेयर कैपिटल इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी एक कैटेगरी को बोला जाता है। इक्विटी इज ऑल्सो नोन एज, इक्विटी इज ऑल्सो नोन एज शेयर होल्डर्स फंड्स, ओनर्स फंड्स। ओके, सुना था ना पिछली क्लास में? अभी तो बताया। नेट वर्थ कैपिटल को बोलते हैं। इक्विटी इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, कैपिटल को बोलते हैं नेटवर्थ। ठीक है ना? नेटवर्थ शेयर कैपिटल, कैपिटल को बोला जाता है नेटवर्थ। इक्विटी इज अ ब्रॉडर टर्म, इट इंक्लूड्स योर नेटवर्थ। ठीक है ना? It shows the financial position of a business by listing its assets, liabilities, equity. It is also known as position statement. तो एक बनेगी बैलेंस शीट, एक बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नाम क्या दिया है कंपनीज ने? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इट इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पार्ट 1 में बैलेंस शीट है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। बट सर ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ है? प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में तो ट्रेडिंग अकाउंट भी बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है, और बैलेंस शीट भी बनती है। अब यहाँ पे बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनता ही नहीं है, तो ऐसा कैसे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक सिंगल स्टेटमेंट बनती है, उसी में आते हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी, डायरेक्ट इनकम भी और इनडायरेक्ट इनकम भी। मेजर जो डिफरेंस था ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। कंपनीज में एक ही स्टेटमेंट बनती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसी में डायरेक्ट आइटम्स भी आते हैं और इनडायरेक्ट। नोट्स टू अकाउंट्स, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ही यही रहेगा बैलेंस शीट का। जब कंपनीज की बैलेंस शीट बनती है, जब कंपनीज की बैलेंस शीट बनती है तो उसके फेस पे, उसके फेस पे मतलब ऊपर ऊपर से कोई भी आइटम नहीं आता, कोई भी आइटम नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ आते हैं हेड्स और सब हेड्स। सिर्फ और सिर्फ आते हैं हेड्स और सब हेड्स। जो भी आइटम्स हैं वो कहाँ जाते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल, बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी के फेस पे फर्नीचर नहीं आ रहा होगा, फर्नीचर नहीं आ रहा होगा, आपके पास फर्नीचर पड़ा हुआ है 50,000 रुपए का, फर्नीचर बैलेंस शीट के ऊपर ऊपर नहीं दिख रहा होगा। कह रहा है मतलब फिर कहाँ जाएगा? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ रहा होता फर्नीचर, यहाँ पे बैलेंस शीट एसेट्स, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में एक कैटेगरी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एक कैटेगरी है टेंजिबल एसेट्स। फिर उसका नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं कि टेंजिबल एसेट्स में आ रहा है फर्नीचर। अब एक फर्नीचर दिखाने में कितनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी वो भी आपको पता चलेगा। बट द पॉइंट इज कंपनीज की स्टेटमेंट बनती ही ऐसे, तो सीखना है तो ढंग से सीख प्लीज। फेस पे कोई भी आइटम नहीं आएगा, हेड्स और सब हेड्स आएंगे। जो भी आइटम्स हैं वो कहाँ जाएंगे? नोट्स टू अकाउंट्स। तो थर्ड चीज जो बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नोट्स टू अकाउंट्स, वो बताता है कि शेयर कैपिटल इज अ हेड, उसमें कितने इक्विटी शेयर्स हैं, कितने, क्या वैल्यू इक्विटी शेयर्स की है, क्या प्रेफरेंस शेयर्स की है, रेफर नोट्स टू अकाउंट्स। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आ रहा है, कौन से आइटम्स हैं, रेफर नोट्स टू अकाउंट्स। हर एक चीज के लिए जो उसकी डिटेल्ड कौन सा अकाउंट है, क्या इन्वॉल्व है, अकाउंटिंग आइटम्स आर शोन अंडर नोट्स टू अकाउंट्स। बैलेंस शीट के फेस पे सिर्फ और सिर्फ हेड्स और सब हेड्स आएंगे।
balance sheet and statement of profit and loss are supported by notes giving details of the items in the balance sheet as well as statement of profit and loss. लास्ट पार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट इट इज अ टूल फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया एग्जाम में एक बारी. इस अगर नहीं पढ़ा आपने ये जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, नॉर्मली क्या होता है कि 99.99% चांसेस है कि इस पे कोई डिस्कशन नहीं होती. सीधा फॉर्मेट शुरू हो जाता है, बैलेंस शीट का बेटा ये फॉर्मेट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का ये फॉर्मेट है, चलो आगे बढ़ते हैं. ये डिस्कशन नहीं होती कंटेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी. तो एग्जाम में क्वेश्चन आया इज कैश फ्लो स्टेटमेंट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी. अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं कर रखा ना तो 100% आप नो लिखोगे. क्यों? क्या आता है सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? एक होती है इनकम स्टेटमेंट, एक होती है पोजीशन स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट में आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पोजीशन स्टेटमेंट इज द बैलेंस शीट. तो कहीं भी कैश फ्लो स्टेटमेंट तो उसका पार्ट नहीं बन रही. बट कंपनीज के पूरे सेट को कहते हैं ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज आपको सबमिट करनी है. तो आपको क्या क्या सबमिट करना है? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स एंड योर कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो कंपनीज का सेट कंप्लीट माना जाता है. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट इट इज अ टूल. इट इज अ टूल for analyzing the financial statements of a company. What is the cash flow statement? वो तो हम एक पूरा चैप्टर है 8 मार्क्स का. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी किताब 20 मार्क्स की है, जिसमें फॉर्मेट है, एनालिसिस का थ्योरेटिकल चैप्टर है, कंपैरेटिव कॉमन साइज है, रेशियो एनालिसिस है. वो चारों चैप्टर्स मिला के 12 मार्क्स के हैं. कैश फ्लो स्टेटमेंट अकेला 8 मार्क्स का. तो इट इज द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ एनालिसिस. इट इज द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ एनालिसिस. फॉर्मेट कहां प्रिस्क्राइब्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट का? AS3. AS3 इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. AS3 में फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब्ड है. अलग फॉर्मेट है बिल्कुल ही. बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहां प्रिस्क्राइब्ड है? पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट कहां प्रिस्क्राइब्ड है? पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ये बातें याद रहनी चाहिए, बाकी जस्ट रीड, बट ये बातें याद रहनी चाहिए. पार्ट 1, पार्ट 2 और कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कहां प्रिस्क्राइब्ड है? AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. जस्ट रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन, बाकी चीजें जस्ट रीड. जो रीड वाले होंगे बस बस जस्ट गिव इट अ रीड. कोई ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है. कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट जस्ट रीड. एनुअल रिपोर्ट कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है हर साल. एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स मीटिंग. उसमें उनको अपनी एनुअल रिपोर्ट शेयर करनी पड़ती है. जैसे मैंने बताया ना कि कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा हैं क्योंकि उसमें पब्लिक मनी इन्वेस्टेड है. तो उनको अपनी क्या बनानी पड़ती है? एनुअल रिपोर्ट. एनुअल रिपोर्ट के कंटेंट्स जस्ट रीड. उसमें क्या क्या आता है? तो रिपोर्ट होती है ब्रीफ बाय द डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंटेनिंग रिपोर्ट्स इन द सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है. जस्ट रीड. रिपोर्ट होती है डायरेक्टर्स रिपोर्ट. ऑडिटर्स रिपोर्ट. ऑडिटर कौन होता है? कोई बता सकता है ऑडिटर का मीनिंग? ऑडिटर एक होते हैं अकाउंटेंट्स जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं. ऑडिटर्स वेरीफाई करते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को. ऑडिटर्स people or the organization responsible for verification of financial statements. अब सोचो, हमने तो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी है. अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग. अब मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं तो क्या मैं मैनिपुलेट कर सकता हूं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? यस और नो? बिल्कुल कर सकता हूं. आप इन्वेस्टर्स हो तो मैं तो मैनिपुलेट कर सकता हूं आपको दिखाने के लिए टेंशन नहीं, सब सही है, सब सही है. कागज देख रहे हो ना आप, तो आप कौन सा मेरे अकाउंटिंग आगे देख सकते हो? नहीं, मैं कुछ भी दिखाया जा रहा हूं. बिकॉज पब्लिक मनी इज इन्वेस्टेड, बिकॉज यू आर आंसरेबल टू सो मेनी अथॉरिटीज, you have to get your financial statements audited. एक्सटर्नल एजेंसीज आपको अपॉइंट करनी पड़ती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स.
तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते हैं, फिर साइन करते हैं कि दे आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, ठीक है ना, क्योंकि 100% इन्वेस्टिगेशन उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो वो एक डिस्क्लेमर दे देते हैं, बट स्टिल एटलीस्ट किसी ने उसको इन्वेस्टिगेट तो किया, चाहे 100% नहीं, बट ऑडिटिंग इज टेस्ट चेक। ऑडिटिंग टेस्ट चेक होता है कि चलो रैंडमली चीज चेक करेगी, इसका बिल दिखाओ, इसका बिल दिखाओ, उसका बिल दिखाओ। पॉइंट इज मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट इज डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। ऑडिटर्स आपके एम्प्लॉइज नहीं होते, आपके एम्प्लॉइज तो आपके फेवर की बात ही करेंगे ना, तो एक न्यूट्रल एजेंसी, थर्ड पार्टी एजेंसी आपको अपॉइंट करनी पड़ती है, और फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है कि उनका क्या कहना है कि ये सही है कि नहीं है, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है इसमें, घपला तो नहीं करा हुआ कोई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी सबमिट होती हैं, नोट्स टू अकाउंट्स सबमिट होते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने कोई फॉलो करी क्या करी, जस्ट जस्ट तो याद करने वाली बात, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है, फॉर्मेट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है, और ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट कि मतलब जस्ट नॉलेज के लिए कि ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या होती है, बाकी सब जस्ट रीड वंस।